हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर्स, आंसर राइटिंग पैटर्न क्या रहेगा स्पेशली इस बार के लिए। दिस इज ओनली फॉर दिस टाइम, नॉट इन जनरल, ठीक है। दिस पैटर्न इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर दिस 2021 के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। जो इस बार के लिए अभी बोला गया है उसके हिसाब से। अच्छा, इसमें कुछ बताएं हम, उसके पहले एक दो बातें आप लोग को और हम क्लियर कर दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई बोला ये गया है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स को तुरंत के तुरंत एक बात दिमाग में आ गई कि सर ऑनलाइन ही तो होना है, तो ऑनलाइन में तो हम कुछ भी करके कैसे भी करके आंसर लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है ना। और हम बुक खोल करके भी एज इट इज पूरा लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत हो जाएगी। सबके दिमाग में ही आ रहा है और ये स्वाभाविक भी है। एज अ स्टूडेंट हमारी सोच वहीं तक जाएगी कि हाँ भाई ये हम ऐसा कर लेंगे और पढ़ाई करें ना करें डजंट मैटर, आंसर ही तो लिखना है। बुक खोल के भी, नोट्स खोल करके भी हम लिख देंगे सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, ऐसा अगर आप सोच रहे हो या कोई आप में से सोच रहा है कि हम बुक से वर्ड बाय वर्ड एकदम सही आंसर लिख देंगे, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। और अगर आप एक्चुअली में ऐसा करोगे तो आपको लगेगा जरूर कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया है और बहुत बढ़िया नंबर आप डिजर्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको नंबर मिलेगा नहीं। देखो, जो एग्जामिनर है वो भी ये जानता है कि कितने फेयर तरीके से आपने एग्जाम दिया होगा, ये बताने वाली बात नहीं है, वो पहले से वो भी जानता है। और जब आप बुक से देख के लिखोगे ना आंसर, तो जितने भी लोग हैं सबका आंसर सेम बाय सेम, सेम टू सेम हो जाएगा सबका। प्रैक्टिकल आंसर सेम हो ये बात समझ में आती है, थ्योरी आंसर वर्ड बाय वर्ड सेम हो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। समझ रहे हैं? जैसे कई बार ये भी होता है कि सही आंसर दोनों का सही निकले, सेम निकले, समझ में आती है बात। गलत आंसर दोनों का सेम निकल आए तो इसका मतलब है कि भाई बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहां पे भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर बुक से वर्ड बाय वर्ड लिख भी देते हो तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। वो रीजन ये है, बुक और आंसर दो अलग अलग चीजें होती हैं। बुक में जो लिखा होता है, जिस तरीके से लिखा होता है, वो थोड़ा अलग होता है, और आंसर जो आपको लिखना होता है उसका एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है। आपने अगर बुक से वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके लिख भी दिया, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया तो आप मान के चलो कि आपको बढ़िया वाले नंबर तो नहीं ही मिलेंगे। तो अभी मैं आप लोग के साथ वही डिस्कस करने जा रहा हूं शॉर्ट में कि भाई आखिर ये पूरा जो फॉर्मेट है वो क्या रखना है, आपको किस तरीके से लिखना है। क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में है, तो वो मिसकंसेप्शन एक ही बार में सब खत्म हो जाए, इसलिए मैं ये सारी बात आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेट ऑफ आंसर्स। तो क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, चलिए आ जाते हैं इस बात के ऊपर जरा। तो फॉर्मेट हमारा ये रहेगा, सिंपल सी बात है, आंसर में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। लेकिन क्योंकि आंसर ऐसा बोला गया है कि आपका पूरा जो है वो सारा कुछ पेज 12 होने चाहिए। अब यहां पे कंफ्यूजन था कि सर पेजेस 12 कहे गए हैं, तो सर एक पेज में तो दो साइड होती है, फ्रंट और बैक मिला के, तो क्या 12 पेज का मतलब 24 साइड है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में, मेरे भी था पर्सनली, अगर मैं खुद भी कहूं तो, क्योंकि मुझे भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि 12 पेज का मतलब क्या 12 साइड हुआ, या 12 पेज का मतलब 12 पेज मानते हुए 24 साइड हो गया, ये मेरे भी समझ में नहीं आया। फिर इसको मैंने और गौर से समझने की कोशिश की, तो मुझे एक बात यहां पे ये समझ में जरूर आ गई, आपसे कहा गया है कि आपको 12 पेज आंसर लिखना है,
जिसे आपको अपलोड करना है। तो अपलोड ये जो वर्ड है ना, इससे पूरी कहानी समझ में आती है। आपको 12 पेज अपलोड करना है, यानी जब 12 पेज अपलोड करने की बात हो गई तो इसका सिंपल मतलब यह है कि 12 पेज मतलब 12 साइड ही है। समझ रहे हैं? क्योंकि कहा यह गया है ना कि भाई 12 पेजेस आपको अपलोड करने हैं सीक्वेंस में। तो अगर वो 24 होता तो बताया जाता ना कि 24 पेजेस आपको अपलोड करने हैं ना। तो 12 पेज अपलोड करना है, सिंपल मतलब आता है 12 साइड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी निकाल दीजिए दिमाग से, 12 साइड आएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ बातें और समझ लो जरा। तो यानी ये 12 पेज, इसका मतलब 12 साइड्स ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो टाइम आपके पास रहेगा वो है 2 आवर्स। इसका मतलब तो हो गया 120 मिनट्स। यानी अगर इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आपको 12 साइड लिखना है और लिखना है 2 आवर्स में। यानी कि इसका मतलब हुआ 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स। ठीक है, तो आपको एक, अगर इसको डिवाइड करें तो ये 6 आता है। ठीक है, यानी 6 पेजेस पर आवर, ये आपका आता है 6 साइड्स पर आवर। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग, ये तो हो गया 6 पेजेस पर आवर के हिसाब से, और मिनट्स के हिसाब से अगर चलें तो आप सीधा सीधा ऐसे समझो कि 120 मिनट्स है और डिवाइडेड बाय हमको 12 साइड लिखना है, तो ये सीधा सीधा कैलकुलेशन 10 मिनट्स का आता है। ठीक है, यानी बात ये हो गई, 1 साइड या कह लो कि पेज लिखने के लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, जो कि अपने आप में मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। अगर क्लास 11-12 से भी आप ये कंपेयर करो तो क्लास 12th में ऑन एन एवरेज 9 मिनट मिलते थे एक साइड का मैटर लिखने के लिए। तो ये इनफैक्ट 1 मिनट और बढ़ गया है घटने के बजाय। अगर नॉर्मल तरीके से पेपर हो, ऑफलाइन में जो होना है, अगर उस तरीके से हो तो ये टाइम आपका 6 मिनट्स पर साइड आता, 6 मिनट्स के आसपास आता ही है। तो ये अभी आपको 10 मिल रहा है, यानी मोर देन सफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा समय मिल रहा है। अब ये जो समय आपको ज्यादा मिल रहा है ना, इसको यूज आप कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये समझ लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी या कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं होगी कि आप ये 12 साइड, क्योंकि हर साइड के लिए 10 मिनट मिल रहा है, तो आपने ये पूरा पेपर 1 ही घंटे में, सवा घंटे में, 1.5 घंटे में कंप्लीट करके खत्म कर दिया। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, समझे? आधा घंटा बचा भी लिया तो क्या फायदा, क्या मतलब है आधा घंटा बचाने का? वो पूरा 2 घंटे आप यूज करना अपना। कैसे यूज करना, क्या करने में यूज करना कि और अच्छा हो जाए, चलिए ये बातें समझ लेते हैं। हम लोग को एक आंसर, 1 आंसर आपका 3 साइड्स का लिखना है। यानी जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, साल भर आप पढ़ाई कर रहे हो, वो सारा टैलेंट, वो सारी मेहनत आपको 3 साइड में दिखानी है। अब वो 3 साइड का एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये 3 साइड भर तो देंगे, लेकिन इसमें भरना है क्या, ये अगर आपको सही से नहीं मालूम तो आप शायद ये पूरा खराब करके चले आएंगे। ठीक है, तो यही बात मैं अभी आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ये ज्यादा से ज्यादा भी आप लिखेंगे तो बस 5 to 6 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ जाएगा और वो भी 5 या 6 लाइन, मतलब कम से कम 5 लाइन, ज्यादा से ज्यादा करना है तो 6 लाइन मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है कोई। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे डजंट मैटर,
आपको लिखना पड़ेगा मीनिंग। मीनिंग जिस भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है, मान लो लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो जो मेन चीज है, जो मेन आप कह लो कि मेन थीम है आंसर की आपकी, जो जिस चीज के ऊपर आंसर बेस्ड है उसकी मीनिंग आप लिखेंगे। तो ये मीनिंग बहुत लंबी चौड़ी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन भी लिख दिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, हालांकि ये 4 के बजाय 3 लाइन की भी होगी तो चलेगा, वैसे 4 साउंड्स बेटर। ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में रहेगा, मोर देन सफिशिएंट। थर्ड नंबर पे बेहतर होगा अभी भी आप डेफिनेशन जरूर लिखते हैं। ठीक है, मीनिंग क्योंकि आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं, डेफिनेशन आप कोट करते हैं, तो कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख देना भाई, कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको याद हो। ठीक है, छोटी बड़ी से मतलब नहीं है, कोई भी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, 1 लाइन वाली याद है तो वही लिख देना, 2-3 लाइन वाली याद है तो वो लिख देना, लेकिन डेफिनेशन में चेंजेस नहीं करने हैं, जो लिखा है जैसा लिखा है वर्ड बाय वर्ड वही लिखना है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपकी ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाइन के आसपास ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मली मैं आपको बोलता था कि डेफिनेशन के बाद आप कमेंट्स भी लिख देना, लेकिन अब वो कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। 3 ही साइड है ना, सब कुछ इसी में मैनेज करना है हमको, तो हमें वो चीजें लिखनी है जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कमेंट, तो कमेंट्स नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यहां पे अगेन मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि अब लिखने को तो हम डायरेक्टली बॉडी ऑफ द आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक छोटा सा ही सही, लेकिन आप एक चार्ट या कुछ ऐसा फ्लो चार्ट टाइप का आप बना देना, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बनाना है। ये ज्यादा से ज्यादा भी आप कह लो तो बहुत ज्यादा 1/3 ऑफ अ साइड, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना है। बस एक पेज का भी 1/3, एक साइड का 1/3 पार्ट, बस उतने में बनाना है। नॉर्मली मैंने बोला था 2/3 में बनाना है, लेकिन अब ये 1/3 ही बनाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 1/4 होगा तो और अच्छा है। ठीक है, 1/3 मैक्सिमम, 1/4 है और अच्छा है बल्कि। ठीक है, यानी क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका पेज है जो आपको भरना है, जो आपको लिखना है। ठीक है, अब आप चार्ट क्या बनाओगे, जैसे चार्ट में क्या दिखाना होगा कि जो आंसर आप लिखोगे, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स के पॉइंट्स है ना। नॉर्मली इंसान क्या करता है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, दूसरा किया, तीसरा किया। यह चाइल्डिश तरीका है। ये सारे पॉइंट्स की हेडिंग एक चार्ट में दिखा दो आप। कैसे? अब ये पूरा पेज है, इसका 1/3 यानी 1/3 लगभग इतने में हमको दिखाना है, जो भी है यहां तक दिखाई, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना काफी है अपने आप में। तो हमने बस एक छोटा सा चार्ट एक अपने आप में अपने तरीके से जो आपको लगे बनाने लायक आप बना देना भाई, ये आपके ऊपर है। अब ये एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं बनाने का, वो ये है जो मुझे लग रहा है आसान। ठीक है, आप अपने तरीके से कुछ और भी चाहो बना सकते हो। बीच में हमने लिखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने चाहो उसमें पढ़ा देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आंसर में एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड हो जाएगी। और क्योंकि थ्योरी आप लिख रहे हो, पूरा प्लेन थ्योरी, तो एग्जामिनर भी ना बोर हो जाता है वही थ्योरी देख के। तो थोड़ा सा ना अटेंशन ग्रैबर का ये काम करेगा, थोड़ा सा उसे ऐसा लगेगा कि कुछ अलग है यहां पर, कुछ डिफरेंट है यहां पर। ठीक है, तो ये चीज कर देना। तो ये चार्ट आप बना दोगे। अब डायरेक्टली आ जाते हैं जो हार्ट एंड सोल ऑफ द आंसर है, दैट इज द बॉडी ऑफ योर आंसर। अब ये बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बिकॉज दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ योर आंसर। यही मेन चीज है भाई, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी बॉडी ऑफ द आंसर पे मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ा पार्ट भी यही होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करेंगे, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या करें और क्या ना करें, जिससे वो गलतियां आप लोग एटलीस्ट रिपीट ना कर पाए। देखो, अब क्योंकि 3 ही साइड लिखना है, बट नेचुरल है, सबको लगेगा पॉइंट्स 4 ही 5 लिख देते हैं बहुत है।
नहीं, ये गलती है जो ज्यादातर लोग करेंगे। ज्यादातर लोग जो बुक से उठा करके लिखेंगे ना, वो यही करेंगे, जो सेम टू सेम कॉपी करेंगे ना, वो यही करेंगे कि बुक से पॉइंट उठाया, मैटर लिखा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक लिखते लिखते पेज ही खत्म हो गया। देखो 12 साइड ही लिखना है आपको, ये समझ लो, समझ रहे हो? आप ये नहीं कर सकते कि आपने आंसर बड़ा लिखने के लिए एक एक आंसर 4-4 साइड का कर दिया, 16 साइड हो गया आपका। 16 साइड आपने कर दिया, मान लो 16 साइड आपने लिख दिया। 16 साइड जब आप अपलोड करोगे तो फर्स्ट 12 साइड जो होंगी ना, वही चेक होंगी। बस आप लिखते रहो उसके आगे, वो चेक ही नहीं होगा आपका। तो आप बेवजह ना अपना टाइम वेस्ट करोगे खाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। तो जो भी टैलेंट है ना, वो 3 ही साइड में दिखाना है आपको, ठीक है? और ये टैलेंट आपको बॉडी ऑफ द आंसर में दिखाना है। कैसे, समझो इस बात को। देखो आप इतनी मेहनत करके साल भर में हर टॉपिक के ढेरों पॉइंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर पॉइंट्स हमने ढेर सारे याद किए हैं ना, हमने 10 पॉइंट याद किए हैं और आंसर में 5 लिख के चले आए, तो एक तरीके से हम किसी और के साथ नहीं, अपनी मेहनत के साथ हमने नाइंसाफी की है। एक तरीके से कि हमने मेहनत की 10 पॉइंट याद करने की और फिर उसी मेहनत पे पानी फेर दिया हमने। उस 10 में से खाली 5 यूज किया हमने, 5 लिखा हमने, बाकी 5 छोड़ाए हम। ये कोई समझदारी वाला काम नहीं किया आपने, बहुत ही बेवकूफी वाला काम किया आपने अगर ऐसा किया तो, ठीक है? पॉइंट्स आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, भले ही अंदर का मैटर छोटा कर दो, वो चलेगा, वो चलेगा। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप बॉडी लिखोगे तो कम से कम 8, मिनिमम 8 पॉइंट्स, 5 नहीं, मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, और 8 से 10 पॉइंट अगर लिखोगे तो हर पॉइंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। 1 पॉइंट इज इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन, 2 से 3 लाइन का मैटर है बस। इससे ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन पेजेस ही खत्म हो जाएंगे ना, आगे लिखोगे वो चेक ही नहीं होगा पेज, फायदा क्या है? मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना आपकी। तो टैलेंट आपको उतना ही में दिखाना है, ठीक है? तो 2 से 3 साइड, 2 से 3 लाइन हर पॉइंट की, ठीक है? और ये करने के बाद पूरा कंप्लीट, फाइनली आप लिखेंगे कंक्लूजन। आंसर अगर इंट्रोड्यूस किया है तो कंक्लूड भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ लोग क्या बेवकूफी करते हैं, खाली इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, कंक्लूजन नहीं लिखते, या खाली कंक्लूजन लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते ही नहीं आंसर में। जो चीज आपने इंट्रोड्यूस ही नहीं की उसे कंक्लूड कैसे कर सकते हो? और अगर आप कोई चीज कंक्लूड कर रहे हो तो इसका मतलब आपको इंट्रोड्यूस भी करनी चाहिए थी, है ना? तो ये दोनों साथ में जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये भी लिखने का कोई मतलब नहीं है फिर, और ये लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है अपने आप में। लिखा जाएगा तो दोनों लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा तो दोनों ही मत लिखना, फिर डायरेक्टली मीनिंग लिख देना फिर। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिखो मत, मैं चाह रहा हूं कि आप दोनों लिखो, ठीक है? कंक्लूजन हमेशा इंट्रोडक्शन से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है? तो कंक्लूजन आप इंट्रोडक्शन से बड़ा नहीं लिख सकते। अगर ये 5 से 6 लाइन लिख रहे हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? ये सब मिला करके आपका जो आंसर है, ये सब मिला करके 3 साइड में आएगा। अब इसमें मोटे मोटे तौर पे अगर हम आपको बताएं तो ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और चार्ट, ये 4 चीजें मिला करके आपका 1 साइड ये कंज्यूम करेगा। ये 4 चीजें मिला करके इस तरीके से लिखना कि पहले ही साइड पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन भी आ जाए और नीचे की ओर चार्ट भी बन जाए। पहले साइड में ये सारा काम हो जाए हमारा। इस हिसाब से मैनेज करना लेंथ, ठीक है? यानी लास्ट की 2 साइड जो होंगी आपकी, लास्ट की 2 साइड में ये बॉडी और कंक्लूजन आएगा।
लास्ट के 2 साइड्स, ठीक है, तब जाकर के ये ऑलमोस्ट अब परफेक्ट आंसर बनेगा। परफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्ट लगभग लगभग ये बन पाएगा। आप बताओ, ये आपको करना है। अच्छा, यहां पे 1-2 चीजें और कर लेना, क्या करना है और क्या नहीं, 1-2 बातें और ध्यान रखना। आप डोंट्स, क्या डोंट्स हैं जो आपको नहीं करना है? बिल्कुल, आप स्केच पेन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे कहीं पे भी। स्केच पेन कई बार अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, वो नहीं करना है कहीं पे भी। स्केच पेन का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, ठीक है। व्हाइटनर नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। व्हाइटनर इस्तेमाल अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं किया आंसर में, वो पूरी आंसर शीट आपकी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। व्हाइटनर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं पे भी गलती से आपने किया तो ये आप मान के चलो आपकी आंसर कॉपीज चेक ही नहीं होंगी। फिर वो व्हाइटनर इज प्रोहिबिटेड, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। गलत अगर कहीं हो भी गया है, कोई वर्ड वगैरह गलत हो गया है, लीव इट, छोड़ दो उसको, या तो एक लाइन से काट दो बस खाली, ठीक है। व्हाइटनर बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इरेजर का भी इस्तेमाल नहीं करना है कि रब करके उसको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे। गलत हो गया हो, कोई बात नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक में कॉमर्स में नंबर कटते नहीं है, ये मैं आपको बता। स्पेलिंग मिस्टेक्स पे नंबर कटते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो अलग बात हो गई। अदरवाइज इक्का दुक्का स्पेलिंग मिस्टेक कहीं कहीं पे अगर है हर पेज पे, तो वो नेग्लिजिबल होता है, उसको कोई नंबर कटते नहीं है, ये मैं आपको बता। तो इक्का दुक्का गलती हुई है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके लिए नंबर कटता नहीं उसके लिए, ठीक है। ये 2 चीजें तो बिल्कुल ही आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ ही साथ मल्टी कलर पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारा कि बहुत सारा वैरायटी ऑफ पेन आपने अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर डाला, ये नहीं। खाली इस्तेमाल करना है तो ब्लैक और ब्लू बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक और ब्लू, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना और ब्लू पेन से मैटर लिखते जाना अंदर का, ठीक है। चार्ट वगैरह बनाना है तो ये चाहे तो ब्लैक पेन से ही बना देना, पेंसिल से नहीं, ब्लैक पेन से ही बना देना। लेकिन अगर ग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे इकोनॉमिक्स वाले पेपर में, वो पेंसिल से बनाना। लेकिन पेंसिल डार्क एलईडी वाली जो पेंसिल आती है, डार्क लेड वाली पेंसिल, डार्क लेड वाली, वो वाली यूज करना भाई। वो जो कई बार फैंसी पेंसिल होती है पेन टाइप की ना, वो बहुत लाइट चलती हैं, वो सब यूज मत करना। डार्क वाली जो होती है वो यूज करना, या पेन से भी बना दो तो चलेगा, लेकिन पेंसिल बनाओ तो अच्छा है, रब करने में आसानी होगी अगर कहीं गलती हुई ग्राफ में तो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें डोंट्स में आ गई आपकी। अब डूज आपके क्या है वो देख लो जरा। डूज में आप जो आंसर यूज करोगे, अभी हालांकि ये बताया तो नहीं गया है कि किस तरह की आंसर शीट होनी चाहिए। नॉर्मली ये प्लेन पेपर होता है आपका, नॉर्मली आपको ये प्लेन व्हाइट पेपर आपको इस्तेमाल करना है, प्लेन व्हाइट पेपर। अब यहां पे ध्यान रखना, व्हाइट पेपर यानी एग्जैक्टली व्हाइट, बढ़िया क्वालिटी वाला पेपर इस्तेमाल करना। कई बार हमारे घरों में वो किलो के हिसाब से खरीदी गई कॉपियां होती हैं ना, 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो में 6 रजिस्टर आ गया, वो वाला पेज इस्तेमाल मत करना। क्योंकि जब उसको स्कैन करोगे ना, स्कैन करने के बाद तो नजर ही नहीं आएगा उसको, समझ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आएगा। जैसे पहले आती थी फोटोज ना, फोटो में एक नेगेटिव होता था, नेगेटिव में बहुत देखने की कोशिश करते थे, बस समझ में आता था हाँ ये कुछ है, कोई खड़ा था यहाँ पे ना, बस उसी टाइप का नजर आएगा कि हाँ कुछ लिखा गया था। लेकिन अब ये मर चुका है, जो भी लिखा गया था, ये लिखा हुआ जीवित नहीं है इसमें, अब खाली उसकी आत्मा नजर आएगी आंसर में आपके, ध्यान रखिएगा। तो एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला जो व्हाइट पेपर हो वो इस्तेमाल करना, वहां 10, 12, 15 रुपए बचाने की कोशिश मत करना, खर्च हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का।
दूसरी चीज, ब्लैक और ब्लू पेन। हाँ, और ये पेन में भी ट्राई टू यूज बॉल पेन रादर देन द जेल पेन। बॉल पेन इस्तेमाल करिएगा, ठीक है, बॉल पेन का इस्तेमाल करिएगा रादर देन द जेल पेन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर ड्रॉ द मार्जिन्स, पेपर पे आप मार्जिन ड्रॉ कर देना जरा। कैसी मार्जिन? ये आपका आंसर शीट है, क्या मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी आंसर शीट है। तो मार्जिन क्या बनाना है इस पे? मार्जिन आपको ये बनाना है खाली कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगभग 1 इंच की एक मार्जिन यहां बना देना, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच, थोड़ा सा कम चलेगा ना, 0.75 इंच भी चलेगा इतना, ठीक है। और ऊपर की ओर अगेन कुछ 1 इंच के आसपास, मतलब ऊपर वाली स्लाइटली थोड़ी बड़ी रहेगी, 1.25 इंच कह लो एक तरीके से, और ये लेफ्ट वाली थोड़ी स्लाइटली छोटी रहेगी बस। ये वाली जो मार्जिन है, मार्जिन एरिया में आप कुछ लिखेंगे नहीं, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं लिखेंगे, खाली ज्यादा से ज्यादा अगर लिखना है तो वो नाम हम जो लिखना होता है पहले पेज पे वो सब लिखना होता है, तो यहां कुछ लिखना नहीं होता है अलग से। ये वाले साइड में आप नंबरिंग डालेंगे आंसर की, होता है ना कि आंसर नंबर 1, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट 3, ऐसा होता है ना अलग अलग पॉइंट्स, तो वो आप यहां पर मेंशन, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये आपके डूज हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें करते हुए अगर आपने आंसर लिखा है तो आप होपफुल रहिए कि आपको एक्चुअली में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इस साल के लिए, क्योंकि अगेन वही कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये सब किया जा रहा है, तो इस साल के लिए ऐसा है, ठीक है। जब आप सेकंड ईयर में या किसी और ईयर में अगले साल रहोगे तो वो अलग बात हो जाएगी, तब उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल ये पैटर्न रहेगा आपका। डन? समझ आ गया सबको अच्छे से? एकदम सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, ठीक है, चलिए।